तो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का है, इट इज़ रिलेटेड टू शाह कमीशन। तो जैसा कि आपको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें पूछा हुआ है शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो इसमें बेसिकली जो अपॉइंटिंग ईयर है उसको पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 1977। तो ये तो एक सरफेशियल फैक्ट पूछा हुआ है कि शाह कमीशन है उसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो ये 1977 यानी 1977 में हुआ था। अब हम शाह कमीशन से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। शाह कमीशन तो बेसिकली एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन थी, बनी थी। एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाई गई थी जिसको 1977 में सेटअप किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको लीड कर रहे थे जस्टिस जेसी शाह। मतलब कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो जस्टिस जेसी शाह थे। इसका जो पर्पस था इस कमीशन को लाने का, वो मेन पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट्स एंड एक्सेसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जो कि उस समय की द दिन प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस इमरजेंसी के पीरियड में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से कई लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए थे, कई लोगों का मौलिक अधिकार वायलेट हुआ था, कई लोगों के जो ह्यूमन राइट्स थे उसका वायलेशन किया गया था। उसके साथ ही साथ सिविल जो लिबर्टीज होते थे, सिविल लिबर्टीज का वायलेशन हुआ था। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि इमरजेंसी के पीरियड में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान की थी वो थी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। पोस्ट स्टेरिलाइजेशन, जिसको ज़बरदस्ती नसबंदी कह सकते हैं, मतलब किया जाता था लोगों को पकड़ पकड़ के। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को फेस करना पड़ा था, जिस तो इस चीज़ की, जो इस बात की सत्यता को पता करने के लिए कि इसमें क्या क्या हुआ था, उसके लिए एक कमीशन को बनाया गया था, उसको ही नाम दिया गया था शाह कमीशन। तो आगे हम थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें इमरजेंसी की बात करी गई है, तो इमरजेंसी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इमरजेंसी क्या है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि इमरजेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एग्जाम्स में सवाल आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इंडिया में है वो 3 तरह के इमरजेंसीज लगाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जो हमारे कंट्री में लगाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 352। दूसरा जो है वो है स्टेट इमरजेंसी। जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 356। और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 360। तो दोस्तों बेसिकली ये 3 तरह के इमरजेंसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में दिए गए हैं, जिसका मैंने आर्टिकल बताया तीनों का। और बाकी इसके लगाने का क्या तरीका है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो तीनों इमरजेंसी होते हैं, इसके ऊपर है वो प्रेसिडेंट का अथॉरिटी होता है, उनके ही सहमति से लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली प्लानिंग और डेवलपमेंटल पॉलिसी। तो इसको देखते हैं। Which of the following ideas did not form a part of the early phase of India's development policy? कहता है कि जब इंडिया का डेवलपमेंटल पॉलिसी बनाया जा रहा था तो इनमें से कौन सा है वो उसका हिस्सा नहीं रहा था। तो पहला है प्लानिंग। तो दोस्तों आप ये बताओ, इंडिया का जो डेवलपमेंटल पॉलिसी है वो खुद ही 5 ईयर प्लानिंग पे बेस्ड है, 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है। जैसे आपको पता होगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक का था। दूसरा जो था, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड जो था वो 1956 से लेके और 61 तक रहा था। इसी तरीके से जो हमारा
इंडिया का डेवलपमेंट का जो एक तैयार किया गया था, किस तरीके से चीज़ें आगे होंगी, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया था 5 ईयर प्लानिंग में। उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत ज़्यादा जो लैंड था वो कुछ लोगों के पास में ज़्यादा था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड वेल्थ था, तो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, लोगों को दिया गया, उसको रिफॉर्म किया गया। उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये भी साथ साथ में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका लिबरलाइजेशन है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो 1990 में आया, ये 1991 में लाया गया लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसको 1991 में लाया गया। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है और इससे हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम थोड़ा सा लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिबरलाइजेशन दोस्तों, बेसिकली जो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, ये बना है लिबरल से, लिबरल वर्ड से। लिबरल वर्ड का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ है वो थोड़ा फ्री फ्लो स्टेट में हो, मतलब कि उस पर कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस तरीके की चीज़। तो 19 बिफोर 1991 बिफोर 1991 जो इंडियन इकॉनमी थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड इकॉनमी थी। बिफोर 1991 इंडियन इकॉनमी वाज बेसिकली एक कंट्रोल्ड इकॉनमी। अब कंट्रोल्ड इकॉनमी का मतलब क्या है दोस्तों? कंट्रोल्ड इकॉनमी का मतलब हुआ कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कंट्रोल की जाती थी। क्या प्राइस होंगे गुड्स के, ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री कौन लगाएगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी, जिसकी वजह से जो इकॉनमी था इंडिया का वो पूरे तरीके से कंट्रोल्ड वे में काम करती थी, तरीके से क्लोज टाइप का इकॉनमी हो गया था। लेकिन जिसके कारण क्या हुआ कि हम इंडिया में 1990s के टाइम में बहुत सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला। इकोनॉमिक डिप्रेशन या क्राइसिस जिसको बोल सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके कारण 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। एलपीजी रिफॉर्म्स, इसका ये फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के टाइम में ये एलपीजी रिफॉर्म को लाया गया, और उसके बाद जो हमारी इकॉनमी जो कि पूरी क्लोज्ड इकॉनमी थी उसको पूरे तरीके से ओपन कर दिया गया। और जहाँ पे इंडियन इकॉनमी एक क्लोज्ड इकॉनमी थी, वही ये जो इंडियन इकॉनमी है वो ओपन इकॉनमी में कन्वर्ट हो गई। ओपन इकॉनमी, या फिर इसको कह सकते हैं मार्केट बेस्ड इकॉनमी। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ गया, क्लोज इकॉनमी से और ओपन इकॉनमी में क्या डिफरेंस हो गया, मार्केट बेस्ड इकॉनमी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो मार्केट के डिमांड पे बेस्ड होगा। इसको डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होगा, मिनिमल इंटरवेंशन होगा, जनरली ना के बराबर होगा। कभी कभार जब हमारा इकॉनमी बिल्कुल सही तरीके से नहीं फंक्शन कर रहा तो उस केस में उसको रिकवर करने के लिए इंटरवेंशन होगा, लेकिन जनरली ये मार्केट पे बेस्ड होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। और क्लोज इकॉनमी में तो बिल्कुल गवर्नमेंट का ही सब सारा डिसीजन मेकिंग उसी पर रहता था, गवर्नमेंट के हिसाब से ही चीज़ें चलती थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आई होगी। चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज़। यहाँ पे पूछा है कि जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, तो लोकल बॉडीज़ का मतलब आप समझिए। पहले लोकल बॉडीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो ERI एंड म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। PRI का मतलब क्या हुआ? PRI मतलब हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। PRI मतलब हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटीज हो गया, इसको नगर निकाय बोलते हैं।
तो इससे हुआ। तो इस सवाल में ये पूछा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो लोग होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका जिला परिषद, तो इन सब के जो मेंबर, जैसे ग्राम का मुखिया, पंचायत का मुखिया कैसे बनेगा, तो इन सब चीज़ों का जो इसके लिए जो इलेक्शन होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है, तो उसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और चीज़ जान लेते हैं। तो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए तो है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो वो स्टेट का इलेक्शन कराने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है। बेसिकली इसका काम है जो लोकल बॉडीज हैं, पीआरआई एंड म्यूनसिपालिटी है, उसका इलेक्शन कराना इसका जिम्मेवारी है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जो स्टेट में चुनाव होते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, ये सब कौन कराता है? एमपी का चुनाव है, ये सब कौन कराता है? तो इस तरीके के जितने भी चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराएगा, तो इन सारे जितने इस तरह के जितने भी चुनाव हैं, जितने भी इलेक्शंस हैं, उसको कंडक्ट कराने की जो अथॉरिटी और जो जिम्मेवारी दी गई है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में मेंशन किया हुआ है, जिसका काम है स्टेट्स के सारे चुनाव को कराना और यूनियन यानी सेंटर के सारे चुनाव को कराना, इसका काम है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और पॉलिटी का बहुत पॉपुलर सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में ये घूम फिर के आते ही रहता है। तो अगला सवाल है, केशवानंद भारती रूलिंग केम इन विच ईयर। कहता है कि जो, तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का है, इट इज़ रिलेटेड टू शाह कमीशन। तो जैसा कि आपको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें पूछा हुआ है शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो इसमें बेसिकली जो अपॉइंटिंग ईयर है उसको पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 1977। तो ये तो एक सरफेशियल फैक्ट पूछा हुआ है कि शाह कमीशन है उसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो ये 1977 यानी 1977 में हुआ था। अब हम शाह कमीशन से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। शाह कमीशन तो बेसिकली एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनी थी, एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाई गई थी, जिसको 1977 में सेटअप किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको लीड कर रहे थे जस्टिस जेसी शाह। मतलब कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो जस्टिस जेसी शाह थे। इसका जो पर्पस था इस कमीशन को लाने का, वो मेन पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट्स एंड एक्सेसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा भारती का जजमेंट है वो कौन से साल में आया है। तो यहाँ पे एक बस डेटा पूछा है, एक फैक्ट पूछ दिया है कि ईयर पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1973। लेकिन काम इससे नहीं चलेगा, कई बार पूछता है कि इस केस में हुआ क्या था, तो थोड़ा सा हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केशवानंद भारती जो रूलिंग है वो क्या है, इसमें क्या हुआ था, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। केशवानंद भारती की रूलिंग 1973। दोस्तों बेसिकली क्या हो रहा था कि जो लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी में हर बार एक टसल था एक बात को लेके कि अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि
जो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया है अंडर आर्टिकल 368। संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए एक आर्टिकल दिया गया है जिसका नाम है आर्टिकल 368। तो ये था कि आखिर जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, वो किस लेवल पे जाके संविधान को संशोधित कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जुडिशियरी से हमेशा एक टसल था, जिसके लिए बीच में बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन जो केशवानंद भारती का केस है ये एक लैंडमार्क केस है, एक लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, नया और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों आइए समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। बेसिक स्ट्रक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को लेके आपस में काफ़ी ज़्यादा फसल चल रहा था। तो उस केस में ये हुआ, फाइनली सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में एक जजमेंट दिया। उसमें कहा कि जो पार्लियामेंट है इज फ्री टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकता है। पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी हिस्से को, उसके किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया कि जो नया कुछ कानून बनाए उससे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और the term basic structure has not been explained by the Supreme Court and it is nowhere mentioned even in the Constitution। तो आखिर इसका डिसीजन कौन लेगा कि जो चीज़ है वो कैसे वायलेट कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे कि फंडामेंटल राइट है वो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत ढांचा है। तो आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो सके, क्योंकि उसका वायलेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो। ठीक उसी तरीके से और भी चीज़ें, प्रियम्बल में छेड़छाड़, अगर आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हो और अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ भी है, लेकिन आप उतना ही कर सकते हैं, एक लिमिट में रह के कर सकते हो। तो दोस्तों यही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था और इसमें जुडिशरी के पास अपर हैंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज ए कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर तो ये होगा जस्टिस एम.एन. वेंकटरमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज पीस कॉन्स्टिट्यूशन। पीस कॉन्स्टिट्यूशन से किसे जाना जाता है? तो ये है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदुइज्म वाज नॉट पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। इसको थोड़ा बहुत आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो ही टॉक्स अबाउट द वेदास एंड रिटर्न बैक टू वेदास। तो ऐसा हो नहीं सकता ये बिल्कुल ही लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। और आपने अगर डीपीएसपी पढ़ा होगा तो उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स अलग हैं, लिबरल प्रिंसिपल अलग हैं, तो ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप विवेकानंद पे जा सकते हैं। और सावरकर की अगर हम बात करें तो आप ये थोड़ा हिंदुइज्म वगैरह का तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है कि मेन एंड वीमेन दे आर इक्वल, है ना, और उनके पास इक्वली राइट है टू हैव
लाइवलीहुड, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड। तो आर्टिकल 39A है, इट टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन फॉर हैविंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये डीपीएसपी का सवाल है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। तो इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पॉलिटी का। फंडामेंटल राइट के बाद फिर डीपीएसपी, ये चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती हैं, एग्जाम्स में सवाल आते रहते हैं। 53 सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखिए। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इस साइड में आपके शेड्यूल दिए हुए हैं और इधर उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको याद ना हो तो कोई एक ऑप्शन को हिट करना चाहिए। जैसे कि 8 शेड्यूल को देखिए, 8 शेड्यूल है, ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि 8 शेड्यूल है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। तो थर्ड का हो गया 1, थर्ड का 1 होता है, तो पहले ही ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें 1 है उसको रखेंगे। वो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, पहला में है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल जो है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, तो इसमें आप देखिए कहीं पे दिया है डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो देखिए 1 का हो गया 3, 1 का 3 कहीं पे है, 1 का 3 इसमें है, इसमें है, यानी कि ये जो हमारा है ये भी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन हमारे पास और बच रहे हैं। नेक्स्ट वन है 7th शेड्यूल। शेड्यूल 7 है, हमेशा हम जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा की बात करते हैं, तो ये शेड्यूल 7 में मेंशन है। तो आपका यहाँ से सेकंड हो गया, यानी 4th का 2, 4 का 2 किस में है, 4 का 2 इसमें, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। और सॉरी, उस 4 का 2 देखना है ना, 4 का 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से जो ए है ये हमारा ए आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ देखिए, अगर आपको सिर्फ 4th सवाल आता हो, इसमें आपको सिर्फ 7th शेड्यूल आता हो, 7th शेड्यूल अगर आपको आता हो कि इट्स टॉक अबाउट यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, अगर इसके बारे में आपको आता हो तो 4th का 2 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाता है और सीधे पहली बार में आंसर निकल के आ जाता। तो इस तरीके से हम जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके का एक और सवाल है 54 नंबर का, इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर तक पहुंच सकते हैं हम। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखिए चरण सिंह, मान लो मुझे नहीं पता, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही बेस्ड था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। तो सेकंड का हो गया 1, सेकंड का जब 1 हुआ तो आप एलिमिनेट करिए, सेकंड का 1 कहाँ है, इसमें, सेकंड का 2 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से आपका आंसर, एक बार में आपका आंसर यहाँ से निकल के आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 ऑप्शन यू नो। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आप पढ़ते हैं कि वर्गीज कुरियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों पॉपुलर हैं, वर्गीज कुरियन और पीसी महालनोबिस। वर्गीज कुरियन मिल्क से रिलेटेड, तो यहाँ से आपका मिल्क कोऑपरेटिव्स हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला सवाल है जो कि पॉलिटी का लास्ट सवाल है, इट इज़ रिलेटेड टू पीआरआई। अभी मैंने आपको बताया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी पॉलिटी के सवाल अक्सर आते रहते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो इसको सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज रिकमेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पीआरआई फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है कि जो पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा समझते हैं आगे, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये बेसिकली एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर है। एक जो आपका टॉप बॉटम में होता है वो आपका विलेज लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। ये इसके 3 टियर स्ट्रक्चर हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ये आपका ब्लॉक लेवल हो गया, ये आपका विलेज लेवल हो गया। तो
ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम किसने बात किया था और किसने सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। इसमें जितने भी कमिटीज हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, जितने भी इसमें कमिटीज हैं वो सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड हैं। लेकिन इसमें सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा कमिटी है दैट रिकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर। 3 टियर स्ट्रक्चर को पहली बार रिकमेंड करने वाला कौन है? तो वो अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा। और अशोक मेहता कमेटी है वो 1977 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उसी तरीके से दूसरा जो है बलवंत राय मेहता कमेटी है, ये 1957 में बनाई गई थी। गाडगिल कमेटी है वो 1988 में, और एल.एम. सिंघवी कमेटी है वो 1986 में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार इन कमेटी का नाम पूछ दिया जाता है और इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कमेटी है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। या फिर इसमें पूछ लिया जाएगा कि इन चारों कमेटी को क्रोनोलॉजी में आप अरेंज करेंगे, कौन सी कमेटी पहले आई, उसके बाद कौन दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो अगर इन चारों में हम देखें तो सबसे पहले जो आई है वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, 1957 में आई है। उसके बाद दूसरी जो कमेटी है वो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगी अशोक मेहता कमेटी, तीसरे नंबर पे हो जाएगी एल.एम. सिंघवी कमेटी, और चौथे नंबर पर हो जाएगी गाडगिल कमेटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एक दो फैक्ट मैं और ऐड कर देता हूँ। जैसे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की देन है। इससे इसको लाया गया है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड किया गया। पार्ट 9 इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. It also added schedule 11th in the constitution. जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात किया हूं तो एक छोटा सा फैक्ट और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये भी आया था, और इसके थ्रू म्यूनसिपालिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस पॉलिटी से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इतने सवाल आए थे आपके अरुणाचल प्रदेश पीसीएस में पॉलिटी सेक्शन से। काफ़ी अच्छे सवाल थे और इजी भी सवाल थे, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं थे। और जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।